वेलकम टू ओजांग आइस अकेडमी। माय नेम इज़ सोहेल तुर्की और आज सेकंड पार्ट जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें मैं आपको हर दिन एक वीडियो देता हूं जहां पे हम बात करते हैं कि हमें एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए और एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस उन बुक्स में कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। कल हमने क्लास 6 एनसीईआरटी की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 7 की एनसीईआरटी पार्ट 2 जिसे कहा जाता है, क्योंकि पार्ट फर्स्ट इसका क्लास 6 में है और पार्ट 2 इसका क्लास 7 में है। अगर आप देखेंगे तो बुक में मार्केट में अगर आप जाएंगे तो इस तरीके की आपको बुक देखने को मिलेगी। आ पास्ट इस सेकंड, याद रखिएगा। और इस बुक में आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि अगर आप इस बुक के बारे में बात करेंगे तो देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स जो हमें आई थिंक हमें इतनी नीड नहीं है उनकी, लेकिन टॉपिक वाइज मैं बात करूंगा तो आपको पता चलता जाएगा। इसमें पहला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेसिंग चेन थ्रू 1000 ईयर्स। जैसे हम इस टॉपिक को उठाएंगे तो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिन पे आपको याद रखना है। यहाँ पे आप सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, राजपूत्स के बारे में बात होगी, मराठास के बारे में बात होगी, जाट्स के बारे में बात हो गई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको पता चलेगा कि यहीं पे आपको वो बताने की कोशिश करेगा कि मुगल्स लोगों का, तुगलक्स और चोलास लोगों का क्या कंपोजिशन था। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लामिक जो रूल इंडिया में आया उसमें आपको थोड़ी सी ये बात बताएगा। मॉडर्न पीरियड के बारे में बताएगा कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे हुई, प्लस आप इसमें मिडाइवल पीरियड के बारे में भी पढ़ लेंगे और क्रॉनिकल पीरियड्स के बारे में भी बताएगा आपको। ये चैप्टर आपको बेसिक चीज़ों के बारे में भी बताना शुरू करेगा कि अर्ली मिडाइवल पीरियड कैसा था, और फिर उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता फिर किस तरीके से एक लेटर मिडाइवल पीरियड बना। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट मैं इसको ये कह सकता हूँ कि एक इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आपको कोशिश करनी है जानने की मिडाइवल पीरियड में हुआ क्या बेसिकली। सो यहाँ से आपको जैसे टर्म हिंदुस्तान कहाँ से किसने एथोराइज किया और किस किस तरीके से यूज़ किया गया, बहुत सारे जो है वहाँ पे हमारे ज्यूरिंग दिस पीरियड आपको पता चला होगा कि पॉइंट बहुत ज़्यादा रहे, उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी उनके बारे में आपको बताएगा। तो एक इंट्रोडक्शन हमें पता चलेगा। इस टॉपिक को लेके आप ऐसे पढ़ेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इस टॉपिक में आप सिर्फ टर्म्स को, जो कि कोशिश करूंगा कि जब मैं ये सीरीज़ ख़त्म कर दूंगा तो बाकी की वीडियोस भी मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगा। अगला टॉपिक जब आप जाएंगे तो अगला टॉपिक आपको, वैसे तो उसमें न्यू किंग्स एंड किंगडम दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता क्योंकि उसमें डायनेस्टीज की बात की गई है। जैसे कि चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें चोलास, चेरास, पांड्यास के बारे में बताया गया, बट वो टॉपिक हम लोग अगर तमिलनाडु की बुक से पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। तो प्लीज़ आप एक काम कीजिएगा, न्यू किंग्स एंड किंगडम को आप थोड़ा स्किप कर सकते हैं, वो आप तमिलनाडु की बुक से पढ़ें तो बेटर रहेगा। इस मिडाइवल हिस्ट्री में आप सीधा डायरेक्टली जंप करेंगे थर्ड चैप्टर के ऊपर, जहां पे आपको दिल्ली सुल्तान्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। यहां पे आपको क्या क्या की पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आपको क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं कि सर हम लोगों को अर्ली 20th सेंचुरी में जैसे कि राजपूत डायनेस्टी थी वो फिनिश की गई, उसके बाद 1320 टू 1414 तुगलक डायनेस्टीज़, फिर आप जैसे स्लेव डायनेस्टीज़ पहले आ गई, फिर उसके बाद स्लेव डायनेस्टीज़ के बाद आपको पता है कि खिलजी डायनेस्टी आ गई, उसके बाद आप पढ़ेंगे तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी, और उसके बाद इमरजेंस ऑफ बाबर हो जाता है। यानी उसमें भी आपको क्रॉनिकल ऑर्डर देखना पड़ेगा। फिर आप पढ़ेंगे कि फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत, इनकी इंस्क्रिप्शंस कहाँ पे है, इनके हिस्टोरियंस जो इनकी तारीख, एक वर्ड यूज़ किया गया वहाँ पे, पर्शियन लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे बताया गया कि दिल्ली सुल्तान अंडर द खिलजी रूल किस तरीके से था, बालबन कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, और मोहम्मद बिन तुगलक्स आर गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनके बारे में पढ़िएगा। इस बार हिस्ट्री ऑप्शनल में भी अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी रेवोल्यूशन के बारे में पूछा गया है। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन थी यहाँ पे, खिलजी और तुगलक के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुई थी, स्लेव रखते थे या नहीं रखते थे, अकाउंट को कौन चेक करता था, रिफॉर्म जो लाए गए, मोहम्मद बिन तुगलक को क्यों कहा गया कि उसने हर जगह कैपिटल चेंज की, फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, अनपॉपुलर रूलर कहलाया जाता है। और दिल्ली सुल्तनत में आप पढ़िएगा कि लोधी डायनेस्टी की वजह से किस तरीके से तुगलक के बाद इसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा मुगल अंपायर, जबकि
बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल डायनेस्टी के बारे में आपको बताएगा। सबसे पहले आपको यह बताएगा कि बाबर ने किस तरीके से कैप्चर किया दिल्ली को, फिर अकबर ने किस तरीके से चित्तौड़ को कैप्चर किया, फिर उसके बाद जो कहानी शुरू होती है जैसे कि गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, फिर जहांगीर आते हैं, शेरशाह, सिखों के साथ किस तरीके से उनका रहना सहना होता है, शाहजहां किस तरीके से कैप्चर अहमदनगर को करते हैं, औरंगजेब किस तरीके से एक लॉन्ग फाइट करते हैं डेक्कन साइड में। बहुत इंपॉर्टेंटली की पॉइंट्स हैं तो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद मुगल्स किस तरीके से फॉलो करते हैं, एक उनका जो डिवीजन ऑफ पावर था वो किस तरीके से था, फिर किस तरीके से उन्होंने मुनसब या जागीरों के कंसेप्ट यहाँ पे लाए, अकबर की पॉलिसीज किस तरीके से थी, क्या चाहते थे अकबर, अकबरनामा किसने लिखा है, मुगल जो टाइम पीरियड 7वीं सेंचुरी के बाद रहा वो किस तरीके से रहा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी देखी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप मिडाइवल पीरियड की बात करेंगे। उसके बाद अगर हम अगले टॉपिक पे भी जाते हैं तो अगला टॉपिक आपको ये दिखाएगा, दैट इज ए टॉपिक नंबर 5, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे टेंपल और मस्जिदों की बात की गई है, यानी कि आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से दिया गया है चैप्टर नंबर 5। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आर्ट एंड कल्चर को अभी थोड़ी देर के लिए आप रिकॉर्ड रख लें, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्ट एंड कल्चर हम बाद में करते हैं, क्योंकि अगर आप मिक्सचर कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर भी एक ही दिन पढ़ रहे हैं, एंशिएंट को भी एक ही दिन पढ़ रहे, यहां से मैं इतना ही कह सकता हूं कि टॉपिक बहुत हैं जो कि बाद में भी पढ़े जा सकते हैं। फिर उसके बाद छठा टॉपिक टाउन ट्रेड एंड क्रॉस पर्सन आता है, नहीं लेने की ज़रूरत है क्योंकि ऑलरेडी तमिलनाडु में भी और ऑलरेडी जब हम बुक स्टैंडर्ड में जाते हैं तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि दीज 4 टॉपिक्स आर इनफ। एज यू नो कि यूपीएससी मिडाइवल से बहुत कम प्रश्न पूछता है, अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसके आप सिर्फ माइंड मैप बनाएंगे। और अभी तो मैं कल क्लास 8 की एनसीईआरटी के बारे में भी बात करूंगा। मैं चाहूंगा कि जब अब ये सीरीज खत्म हो जाए तो उसके बाद मैं सडनली आपको बताऊंगा कि एक एक टॉपिक में माइंड मैप कैसे बनाया जाता है। बट अभी आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आई होप कि आपको इस वीडियो से जरूर फायदा होगा और कल हम क्लास 8 की एनसीईआरटी के टॉपिक्स की बात करेंगे। यदि अगर आप मेरे किसी भी कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, एनसीईआरटी का कोर्स जो है लॉन्च होने वाला है, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, ताकि एक अच्छी सी सीरीज़ क्रिएट की जाए जहाँ पे बच्चा एनसीईआरटी को प्रॉपरली जान पाए। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये एनसीईआरटी को माइंड मैप में कन्वर्ट करना है तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम नंबर पे, जहाँ पे मैं आपको पूरा गाइड भी करूँगा। और कोशिश कीजिएगा, याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी आपकी बेस है, जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगी तो यूपीएससी का सफ़र आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड स्टेबलाइज। बाय बाय।